नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन के परीक्षा में आए हुए सिलेक्टेड 15 प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह ईवीएस का पार्ट नंबर 13 है। यदि इसके 12 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, वहां जाकर इसके बाकी पार्ट देखकर आपकी जो पात्रता परीक्षा है या फिर मुख्य एग्जाम जो होगी उसमें पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में 30 में से 30 का स्कोर बड़ी आसानी से इसमें कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को, और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आखिरी में आपको एक काम करना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा इसका एक प्यारा सा आपको कमेंट करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। यहाँ पर आपसे प्रश्न कह रहा है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन देखते हैं, विटामिन, ऑप्शन बी है प्रोटीन, सी है वसा, डी कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखना है साथियों, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति ऑप्शन बी प्रोटीन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न क्रमांक 2 दे रखा है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पर हुआ है, उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी सही जवाब इस प्रश्न का रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न क्रमांक 3 है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें कहते हैं। प्रश्न कह रहा है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो आपने देखा होगा साथियों कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जिसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। तो ऐसे पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है, उत्प्रेरक, उपभोक्ता या अपघटक। तो यहाँ पर आपको बता देना है कि जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उनको उत्पादक कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। या फिर प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी है दोमट मिट्टी, सी है चिकनी मिट्टी, डी है काली मिट्टी। तो याद रखना है साथियों, कपास उगाने के लिए या कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी होती है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आपसे एक प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, प्रश्न ऐसा बनेगा कि कपास के लिए जो काली मिट्टी उपयुक्त होती है तो काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपको नोट कर लेना है, रेगुर मृदा या रेगुर मिट्टी के नाम से भी काली मिट्टी को जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न क्रमांक 5 है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर बात सेब की हुई है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेलिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको याद रखना है साथियों, सेब में जो अम्ल पाया जाता है वो मेलिक अम्ल पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ रहेगा। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो जो चींटी का डंक होता है, चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है फार्मिक अम्ल। अगर आपसे पूछा जाए एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो सिरका में, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो जो हमारा आमाशय है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संकेत होता है HCl। ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये आपके एग्जाम में काम आएगी, इसको नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न क्रमांक 6 है, प्रयोगशाला की खरपतवार किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है प्रश्न में कि प्रयोगशाला की खरपतवार किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो एस्परजिलस, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 7, काला आजार, काला आजार जिसको काला बुखार भी कहा जाता है, रोग का वाहक है। काला आजार रोग का वाहक क्या है, तो काला आजार रोग का वाहक सैंड मछली है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी पर, सी है शरावती नदी पर, डी है गोदावरी नदी पर। याद रखना है साथियों, जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो आपको बता देना है कि जोग जलप्रपात जो है यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न क्रमांक 9 है पेंथरा टिग्रिस। पेंथरा टिग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? पेंथरा टिग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ का, चीता का, व्हेल का या फिर बकरी का? तो पेंथरा टिग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 है निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? पहला दे रखा है उत्पादक, फिर दे रखा है अपघटक, फिर दे रखा है उपभोक्ता। यह सही क्रम नहीं है। बी ऑप्शन दे रखा है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्लेग बीमारी है। प्लेग बीमारी कौन सी बीमारी है? जीवाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, खनिज जनित बीमारी है या फिर जीवाणु जनित बीमारी है? तो याद रखना है साथियों, प्लेग बीमारी जीवाणु जनित बीमारी है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 12। जंगल बचाओ आंदोलन में किस वृक्ष को काटने से रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया? साल वृक्ष, ऑप्शन बी है सागौन वृक्ष, सी है पीपल, डी है बरगद। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंगल बचाओ आंदोलन में साल वृक्ष को काटने से रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। दिवस से संबंधित आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर प्रश्न दे रखा है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। 2 जनवरी, 21 मई, 1 अक्टूबर या फिर 11 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न क्रमांक 14 है कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता है? नाइट्रोजन नहीं होता है, कार्बन, सल्फर या फिर पोटेशियम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है और इसी कारण से कीटभक्षी जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। मधुमक्खियों में शहद एवं छत्ते का निर्माण कार्य कौन करता है? राजा मधुमक्खी, ऑप्शन बी है श्रमिक मधुमक्खी, सी है रानी मधुमक्खी, डी है सैनिक मधुमक्खी। तो आपको याद रखना है साथियों, मधुमक्खियों में शहद एवं छत्ते का निर्माण कार्य करने का काम कौन करता है? तो यह काम श्रमिक मधुमक्खी करती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है साथियों, मधुमक्खी पालन जो कहलाता है वो एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया और उनकी डिटेल को देखा। उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और आपने इसको नोट्स भी बना लिया होगा। कॉपी पेन लेके ही बैठे होंगे आपने, नहीं बैठे तो आपको हंसना नहीं है। ये सारे प्रश्न आपको एक जगह एक कॉपी में नोट कर लेना है ताकि आपको एग्जाम के समय इसका लाभ देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे नए वीडियो जब भी आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपकी तैयारी 1 नंबर रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही भयानक और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।